हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं 10 ऐसे प्रश्न लेके आया हूं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं और देखते हैं कि वो 10 प्रश्न कौन से हैं। बड़ा ही ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये अपना सबसे पहला प्रश्न है। ये अपना सबसे पहला प्रश्न है। कह रहा है यदि 30, 35, 20, 15 और x का समांतर माध्य। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, एक होता है माध्य और इसी का नाम है समांतर माध्य, और इसे ही बोलते हैं औसत। औसत इसे ही बोलते हैं एवरेज। या माध्य रहे या फिर औसत रहे या फिर समांतर माध्य रहे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये चारों चीज सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। सवाल में कह रहा है कि 30, 35, 20, 15 और x का समांतर माध्य 24 है, तो x का मान निकालें। ध्यान से समझिए। देखिए, मैं सवाल बता रहा हूं ना, तो एक सवाल से आप 2-4 सवाल भी बनाने के सक्षम बन सकते हैं। ध्यान से समझिए। यदि कोई संख्या, मान लीजिए 3, 5, 6, 4, ये 4 संख्या है। इस संख्या का माध्य निकालना है, मतलब औसत निकालना है। माध्य निकालना है मतलब औसत निकालना है। तो क्या करना होता है, इन सभी संख्या को जोड़ करके जितने संख्या रहते हैं उतना से भाग करना होता है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना आपको। 3 + 5 + 6 + 4 सभी को जोड़ देना है। और कितने अंक हैं, तो 1, 2, 3, 4, 4 अंक है, 4 से भाग करना है। देखिए, मैं इसे जोड़ता हूं। 3, 5, 8, 8, 6, 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18। इसमें 4 से भाग लगा देना है। इसमें जैसे ही 4 से भाग लगाऊंगा तो कितना होगा, 4 चौक 16 और ये दशमलव जाएगा और कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। तो 6.5 क्या आ गया, 6.5 भाग चेक कर लीजिए एक मरतबा। 4 चौके 16, अच्छा सॉरी 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूं, 1 मिनट। देखिए, 4 चौके 16, 4 चौके 16 दशमलव बचा 2 पे 0 दशमलव डालेंगे तो 0 बैठेगा ना, और 4 पंचे 20, 4.5 क्या आया, 4.5। मतलब हमने इस संख्या का क्या निकाला, माध्य निकाला। हमने जैसी माध्य निकाला मतलब औसत निकाला तो 4.5 पता चला। सेम संख्या सेम चीज सवाल है, बस थोड़ा सा अलग किया है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। 30 दिया है, 35 दिया है, 20 दिया है, 15। अगर ये 4 संख्या दिया होता ना, तो हम क्या करते हैं, चारों को जोड़ते हैं। और 4 संख्या है, 4 अंक है, तो 4 से हम डिवाइड करते, 4 से भाग करते। लेकिन क्या किया है, ये माध्य आपको निकाल दिया है, आंसर निकाल दिया आपको। और यहां पे कुछ अंक होगा, x के जगह पे कोई अंक होगा, उसको हटा करके x डाल दिया। देखिए, आंसर निकाल दिया। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। तब आपको क्या करना है, आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है। ये है माध्य। क्या है, माध्य। माध्य हो या फिर समांतर माध्य हो या फिर औसत हो या फिर एवरेज हो, सब एक है। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन। इस तरह लिखना है सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखना है आपको सॉल्यूशन, ध्यान से। और कितने अंक लिख लीजिए। कौन कौन से आंकड़े हैं, 30, उसके बाद 35, फिर क्या है 20, फिर 15 और फिर क्या है x। ध्यान से देखिए, अगर इनका माध्य निकालना हो तो सभी संख्याओं को, सभी अंकों को जोड़ दिया जाता है। तो यहां पे मैं क्या निकाल रहा हूं, माध्य निकाल रहा हूं। ध्यान से, अगर माध्य निकालना होता तो हम क्या करते हैं, 30 + 35 + 20 + 15 + x। और बट्टा के नीचे कितने अंक देंगे, कितना संख्या देंगे। ध्यान से देखिए, कितना अंक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 देंगे। इस तरह हम माध्य निकाल लेते, लेकिन माध्य आपको नहीं निकालना है, क्योंकि एग्जामिनर, ध्यान दीजिए, समांतर माध्य 24 है। ये पहले से माध्य निकला हुआ है। केवल आपको क्या करना है, जिस प्रकार यहाँ पे 30 है, 35 है, 20 है, 15 है, उसी प्रकार x के जगह पे भी कोई संख्या छुपा होगा, बस वही संख्या को आपको पता करना है। आपको माध्य नहीं निकालना है, लेकिन माध्य का सहायता लेना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। हमने सभी आंकड़ों को जोड़ दिया, हमने सभी आंकड़ों को जोड़ा और कितने से भाग लगाया, 5 से, क्योंकि माध्य का फॉर्मूला ही होता है सभी संख्याओं का योगफल बट्टा कुल अंक। जितने अंक होते हैं उतने देने होते हैं, बराबर दूंगा मैं। और माध्य इसका कितना है, तो 24 है, मैं 24 के बराबर करूंगा। ध्यान से एक मर्तबा और समझने का प्रयास कीजिए। हमने सभी संख्याओं को जोड़ा, बट्टा दिया, जितने अंक है उतना बट्टे के नीचे दिया, बराबर। इसका आंसर निकल चुका है, माध्य निकल चुका है, माध्य निकल चुका है, तो हमने 24 बराबर दिया। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, x का मान निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, सभी को जोड़ दूंगा। देखिए, x को छोड़ के मैं सभी को जोड़ूंगा। 30
और 35 कितना हो गया 65, और 65 और 15 कितना हो गया चेक कीजिए 80, और 80 और 20 कितना हो गया 100। एक मरतबा और जोड़ लीजिए ध्यान से, 30 35 कितना हो गए 30 35 65 65 20 85 15 100 प्लस x। ध्यान दीजिए हमने इन संख्याओं को जोड़ दिया, x को जैसे का तैसे लिखा, बट्टा में 5 लगाना है, ठीक, जैसे का तैसे। 24 है ना, तो 24 के बट्टे में कुछ नहीं तो आप 1 लगा सकते हैं, आपके समझने की वजह से मैं लगा रहा हूं, ठीक। जब भिन्न के रूप में हो, अगर कोई संख्या भिन्न के रूप में हो और बीच में बराबर हो तो कोना कोनी गुना होता है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, याद रखिएगा, कोना कोनी गुना होता है। तो मैं 100 प्लस x को 1 से गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा ये, अगर मैं 100 प्लस x को 1 से गुना करूंगा तो 100 प्लस 1 ही होगा, 1 से गुना करने पे कुछ बिगड़ता नहीं है, ठीक। अब मैं ऐसे गुना करूंगा, हमने ऐसे गुना करके यहां लिखा, अब मैं ऐसे गुना करके यहां लिखूंगा, तो 24 पंचे कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 20 पंचे 100, तो 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120, 24 पंचे 120 होता है। ऐसे कीजिए आप, दिमाग लगाइए, 20 पंचे 100 और 4 पंचे 20, तो 100 और 20 कितना हो गए 120। यहां से आपको किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। x का मान मैं जैसे ही निकालूंगा 120 जैसे का तैसे ही रहेगा, बराबर के उस साइड ये 100 प्लस में है, प्लस में मैं इसे अगर बराबर के उस साइड भेजूं तो ये किस में हो जाएगा, -100 हो जाएगा। देखिए x का मान 120 में से 100 गया तो 20 हो गया। हमें बताइए क्या हमने माध्य निकाला, नहीं, हम माध्य नहीं निकाले हैं, सवाल में माध्य पहले से निकला हुआ था, हमने माध्य के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है और ये x के जगह पे हमने पहले ही बोला था कि जिस तरह 30 है 35 है 20 है उसी तरह x के जगह पे भी कोई संख्या होगा जो छुपा हुआ है, उसे मैंने उजागर कर दिया। ध्यान दीजिए वो संख्या कौन है, 20 है, तो आपको लिख देना है अतः x बराबर 20, और इस प्रकार आपका सवाल पहला कंप्लीट होता है। हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल की ओर, बने रहिएगा दोस्त, क्योंकि आज मैं ऐसे सवाल लेके आया हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अपना दूसरा सवाल वृत्त से संबंधित क्षेत्र से आया है, ये भी चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा सवाल रहा अपना, कौन सा सवाल है, दूसरा, ये वृत्त से संबंधित क्षेत्र से आया है। कौन से चैप्टर, वृत्त से संबंधित क्षेत्र। कह रहा है कि 4 सेमी, कह रहा है कि त्रिज्या 4 सेमी वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड, क्या कह रहा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। जिसका केंद्रीय कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। सुनिए सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना, क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना। देखिए मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाने का बना रहा हूँ, एक सर्कल बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए। हमने एक सर्कल बनाया, यहाँ पे मैं इसका केंद्र डाल रहा हूँ, ये इसका सेंटर है, ठीक है। हमने एक वृत्त बनाया, क्या बनाया, वृत्त, हमने एक वृत्त बनाया। ध्यान दीजिए इस हमने एक वृत्त बनाया और सवाल में कह रहा है कि इस वृत्त इस जो वृत्त है इस वृत्त का त्रिज्या कितना है, तो इस वृत्त का त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। कितना, 4 सेंटीमीटर। तो क्या होता है, यहां से यहां तक का जो दूरी होता है उसे बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना है, ध्यान से देखिए, त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, तो यहां मैं दूंगा 4 सेंटीमीटर। सवाल में कह रहा है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्या खंड किसको बोलते हैं, अगर कोई वृत्त है और त्रिज्या इस वृत्त को 2 खंडों में बांट दे, ये सेंटर हो गया, यहां से एक मैं त्रिज्या खींचूं और एक यहां से खींचूं, तो ये वाला जो भाग हुआ इसे कहेंगे त्रिज्या खंड, और ये वाला जो इधर वाला भाग हुआ इसे ही बोलेंगे त्रिज्या खंड। ये भी त्रिज्या खंड, ये भी त्रिज्या खंड, बस फर्क कितना हुआ, ये छोटा त्रिज्या खंड है तो इसे कहेंगे लघु त्रिज्या खंड। ये क्या हो जाएगा, लघु, ये हो जाएगा लघु त्रिज्या खंड। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लघु त्रिज्या खंड, और ये हो जाएगा दीर्घ, ये क्या हो जाएगा, दीर्घ, ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड, ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड। क्या आपको ये समझ में आया। अब मैं सवाल की ओर बढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना है आपको। हमने सवाल के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, सबसे पहले 4 सेमी त्रिज्या ले लिया, ठीक, त्रिज्या, और किसका चर्चा है, क्या निकालना आपको, त्रिज्या खंड निकालना है। तो यहां से इस प्रकार होगा, इस प्रकार से एक त्रिज्या गया होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। ये जो अपना एरिया आया, ये जो अपना क्षेत्रफल आया, इसे हम कहेंगे त्रिज्या खंड। क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, क्या कहेंगे, त्रिज्या खंड। इसे क्या कहना है, त्रिज्या खंड। और ध्यान दीजिए इस त्रिज्या खंड का एंगल होता है, कोण होता है, अगर ये पूरा घूम गया तो 360 डिग्री, केंद्रीय कोण 360 डिग्री का होता है, पूरा घूम गया तो। और यहाँ पे जो बनेगा सवाल में बोला कि कह रहा है कि 30 डिग्री, कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। ध्यान समझिए,
तो अपना वृत्त है, तो वृत्त का केंद्रीय कोण कितना हो गया, अपना जो त्रिज्या खंड है उसका 30 डिग्री और त्रिज्या का मान कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा, क्या निकालना अपने को, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल एरिया निकालना है। मैं इसे थोड़ा सा यहां से हटा देता हूं यहाँ से। आपको सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन, इस तरह लिखना है सॉल्यूशन, इस तरह लिखना आपको सॉल्यूशन, क्या लिखना है सॉल्यूशन, इस तरह लिखना है सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए क्या दिया है त्रिज्या, इस तरह लिखना है त्रिज्या, क्या लिखना है त्रिज्या, जिसे आर से सूचित बोलते हैं, आर फॉर रेडियस, त्रिज्या जिसे आर से सूचित करते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या आर बराबर कितना सेंटीमीटर दिया है 4 सेंटीमीटर। हमने त्रिज्या लिख दिया, हमने त्रिज्या लिख दिया, ठीक। त्रिज्या आर बराबर कितना हुआ 4 सेंटीमीटर। उसके बाद केंद्रीय कोण को आपको थीटा मान लेना, ये जो अपना केंद्रीय कोण बना था ना इसको थीटा मान लीजिए, ठीक। तो केंद्रीय कोण थीटा बराबर कितना डिग्री हो गया, देखिए 30 डिग्री। बस बड़ा ही आसानी सवाल है। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ये जो आपको 30 डिग्री मिला हुआ है ना, इसे आप क्या मान लीजिए थीटा बराबर, केंद्रीय कोण को थीटा मान लीजिए। आप अल्फा भी मान सकते, कुछ भी मान सकते, ठीक। फॉर्मूला में थीटा होता है इसलिए यहाँ पे हमने थीटा माना, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। अब हमारा फॉर्मूला होता है किसका, त्रिज्या खंड का, तो लिखेंगे वृत्त का त्रिज्या खंड, क्या लिखना है वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखिए, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री, ये अपना फॉर्मूला है। ध्यान समझना, अभी हमने क्या किया, त्रिज्या को लिखा जो कि सवाल में लिखा हुआ था कि 4 सेंटीमीटर, हमने 4 सेंटीमीटर दिया, थीटा का मान 30 डिग्री हमने दे दिया। उसके बाद क्या निकालना, हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे त्रिज्या खंड का हमने लिखा वृत्त का त्रिज्या खंड है, तो वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। यहाँ पे मैं सभी मान को पुट करूंगा, ध्यान से देखना आपको। यहां पे मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूं, ठीक। पाई का मान होता है 22/7, सभी को याद होता है, ठीक। पाई का मान हमने पुट किया 22/7। आर का मान देखिए 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर दूंगा, गुना का चिन्ह, थीटा गुना का चिन्ह होता है, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री और बट्टा, फॉर्मूला क्या हो रहा है 360 डिग्री, फॉर्मूला क्या हो रहा है 360 डिग्री। देखिए कटेगा, यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखना, कटेगा कैसे काटूंगा मैं, 0 से 0 खत्म, कितना आसान हुआ ना। अब 3 से काटूंगा, 3 से काटूंगा तो 1 हो जाएगा, नीचे में क्या होगा 3 और 3 दूना 6, 12 मरतबों में कटा, कितना मरतबों में 12 मरतबों में। मैं थोड़ा सा इस तरह थोड़ा ये ऊपर कर रहा हूं, ठीक। इधर देखिए, ध्यान से देखिए, इधर कर रहा हूं शायद, ध्यान से देखना आपको। हमने क्या किया, अभी हमने 30 डिग्री को 360 डिग्री से काटा तो 12 डिग्री बचा, कितना बचा 12 बचा, याद रहे आपको। अब देखना है आपको, ध्यान से देखिए, यहाँ पे डिग्री नहीं बचेगा, 12 बचेगा, ठीक। तो 12, अब ध्यान से, इसे मैं थोड़ा हटा रहा हूं, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक। देखिए अब क्या करूंगा मैं, ध्यान देना। अब क्या करना है, अब बस 22/7 ऐसे ही रहेगा, ठीक। 30 डिग्री को 360 डिग्री से काटा हूं तो कितना मरतबा में कटा, 12 मरतबा में कटा। 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 16 और ये सेंटीमीटर का भी स्क्वायर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो 22/7 गुना 4 का स्क्वायर 16, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और बट्टा के नीचे क्या है, बट्टा के नीचे है 12। क्या कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 2 से कटेगा, देखिए 4 से भी कट सकता है, 2 से भी कटेगा। तो 4 चौके 16, 4 त्रिक मतलब 4 तिया 12। अब देखिए नहीं कटेगा तो 22 चौक कितना हो जाएगा, 22 चौक हो जाएगा 88 बट्टा ये 3 इसके साथ गुना हो जाता है, ठीक। तो हमने 22 को 4 से गुना किया, 22 चौक 88 और 7 त्रिक कितना होगा, 7 तिया 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहें तो भाग दे सकते हैं, दशमलव में ला सकते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में यही आंसर होता है, भिन्न के रूप में ही आंसर होता है। तो ये अपना दूसरा सवाल रहा, एक मरतबा और देख लीजिए, मैं एक मरतबा और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, एक मरतबा और मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से। सबसे पहले हमने प्रश्न को पढ़ा, ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को, वहां से हमने त्रिज्या लिख लिया, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ठीक।
थीटा का मान जो डिग्री दिया है ना वो थीटा में होता है, थीटा का मान 30 डिग्री। हमें क्या निकालना, हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। पाई का मान हमने 22/7 डाला, उसके बाद आर का मान 4 सेंटीमीटर डाला, स्क्वायर का स्क्वायर डाला, थीटा का मान हमने 30 डिग्री और बट्टा के नीचे 360 डिग्री काटा, गुना किया और इस तरह आंसर हमारा 88/77 हमारा आंसर आ गया। सॉरी 88/21 हमारा आंसर हो गया। हिंट के रूप में छोड़ दीजिए, आपके एनसीईआरटी में यही आंसर है। ठीक, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न था। अब चलते हैं हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए ये रहा अपना तीसरा प्रश्न, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न कितने नंबर का है? तीसरा। अभी हम टॉप 10 प्रश्न देखेंगे, मतलब महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो कि एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि हल करें, ये दो समीकरण दिए होते हैं, आप कहते हैं हल करें, तो पहले लिख लेना है इस तरह 3x + 4y = 10। ये समीकरण एक इस तरह घेर के लिखते हैं ना, समीकरण 1। दूसरा क्या है? 2x - 2y = 2। ये रहा अपना समीकरण 2, ये रहा अपना समीकरण 2। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए क्या करना होता है, ध्यान से देखना क्या करना होगा। ये अपना 2 समीकरण बन गया, इसे हल करने का टोटल 5 विधि होता है। ठीक, एक ग्राफीय विधि होता है। फिलहाल सबसे आसान जो विधि होता है वो होता है लुप्तीकरण। तो मैं इसे लुप्तीकरण विधि से हल करूंगा और x और y का मान निकालना आपको। ठीक, तो सबसे पहले देखिए किस तरह क्या करना है आपको, यहाँ इस तरह सॉल्यूशन लिख लेना, यहाँ पे सॉल्यूशन हल लिख लेना। ठीक, हल लिख लेना। हमने समीकरण 1 लिखा, समीकरण 1 लिखा, समीकरण 2 लिखा, आपको गुना का चिन्ह देना। यहाँ पे क्या करना है? गुना का चिन्ह देना। आपको किसको काटना है? अगर आपको y वाले टर्म्स को हटा देना है काट करके, या x वाले को हटा देना। अगर x वाले को हटाना है तो x के गुणांक को इस्तेमाल करना होगा, अगर y वाले को काटना है तो y के गुणांक को इस्तेमाल करना होगा। माइनस वाले मत जाइए, प्लस वाले को देख लीजिए। तो ये जो 2x है, x का गुणांक क्या है? 2, x का गुणांक 2, ये वाला 2 यहाँ चले जाएगा, कोना कोनी। ठीक, क्या करना है? 2 समीकरण लिखना है, गुणा का चिन्ह, x का गुणांक 2 ये चला जाएगा यहाँ पे। ठीक, इस x का गुणांक 3 ये चला आएगा यहाँ पे, लिखेंगे गुना करने पे। क्या लिखेंगे? गुना करने। इस तरह लिखना है, गुना करने पर गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना करेंगे। 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 × 6 x का x, 4 दूना 8 y बराबर 10 दूना 20। इधर देख लीजिए 3 दूना 6x माइनस 2 × 6y बराबर 6। देखिए इस तरह देना है और चिन्ह का परिवर्तन करना है। ये प्लस आपने 9वीं क्लास में सीखा होगा, भाग में कैसे चिन्ह का परिवर्तन करते हैं, वैसे ही सेम। ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस, एक प्लस में एक माइनस में खत्म। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में आ चुका है। ये पहले माइनस में था लेकिन अभी ये प्लस में आ चुका है। 8y और 6y, तो 8 6 कितना हो गया? 14y बराबर 20 में से 6 गया तो 14 बचा। ठीक, 14 से 14 खत्म हो जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा। तो हमने y का मान क्या निकाला? हमने y का मान निकाला 1। ध्यान से देखना था, कितना आसान है ना। हमने y का मान 1 निकाला, अब हमें x का भी मान निकालना होगा। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं y के वैल्यू को, y के मान को समीकरण 1 में रख दूंगा। तो यहां पे आपको इस प्रकार लिखना है, इस प्रकार लिखना होगा y के, इस प्रकार लिखना होगा y के मान को, y के मान को, y के मान को समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, लिखेंगे y के मान को समीकरण 1 में रखने पे। ठीक, अब समीकरण 1 का कौन सा अपना समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 ये रहा, क्या है? 3x + 4y बराबर 10। ठीक, तो हम क्या करेंगे? y को हटा के क्या इस्तेमाल करेंगे? 1। तो 3x ऐसे ही रहेगा, प्लस ऐसे ही रहेगा, 4 ऐसे ही रहेगा, गुना का चिन्ह। हमने यहां तक कुछ भी नहीं किया, गुना का चिन्ह होता है, गुना का चिन्ह दिया, y को हटा के 1 इस्तेमाल करना है, 1 देना। ठीक, बराबर में 10। 3x + 4 को 1 से गुना करूं तो क्या होगा? 4 बराबर में 10। 3x बराबर 10 ऐसे ही रहेगा, प्लस 4 उलट गया तो -4। ठीक, प्लस 10 ऐसे ही रहेगा, प्लस 4 उलट गया तो -4। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां से क्या बनेगा? 3x बराबर 10 में से 4 गया तो 6, और यहां से मैं x का मान जैसी निकालूं 4, सॉरी ये 6 क्या है? 6 है ना, 6 ऐसे ही रहेगा। जो गुणा में होता है वो बट्टा के नीचे जाता है
और 3 काम 3, 3 दूना 6, कितना मरतबा में कटा? 2 मरतबा में। ध्यान दीजिएगा, हमने अब इस प्रकार आपको लिख देना है, हमने मान निकाला तो x का मान कितना आया चेक कीजिए 2, और y का मान कितना आया चेक कीजिए 1। यही अपना हल है। सवाल में कह रहा कि हल निकालिए, हल करें, हमने हल किया, x का मान 2 और y का मान 1 निकल गया। हमने कौन से विधि का इस्तेमाल किया? हमने सबसे आसान विधि लुप्तीकरण विधि का इस्तेमाल करना है। इस प्रकार आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से आपको नोट कर लेना है और इसे रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, ठीक। अब हम लोग चलेंगे चौथे प्रश्न की ओर। ये सिद्ध करने वाला, ये ट्रिग्नोमेट्री से आया है, ये भी बड़ा ही आसान होता है, ध्यान से समझना होगा। कुछ पहले फॉर्मूला देख लीजिए, एक फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री में अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है, भूल जाइए, ट्रिग्नोमेट्री को बनेगा ही नहीं। फिलहाल अभी देखिए मैं समझा रहा हूं आपको। फॉर्मूला एक होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसमें क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए को गुना के ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और बी को गुना के बी स्क्वायर होता है। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला देख लीजिए, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। एक फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है 1 बट्टा सेक स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। बस ये 3 फॉर्मूला से ये सवाल को हम लपेटे में लेके खत्म कर देंगे। ध्यान से देखना है, एक ये फॉर्मूला, एक ये, ठीक। बड़ा ही आसान होता है ये ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से डरना नहीं। कितने विद्यार्थी ट्रिग्नोमेट्री से एकदम डरते रहते हैं, ठीक। नहीं डरना आपको। सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन, इस तरह सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्यूशन लिखना है इस तरह, ध्यान देना। अब क्या करूंगा मैं? सवाल को देखिए, क्या करना है? बराबर के इस साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और बराबर के इस साइड वाले को राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो LHS पहले ले लेना, ठीक है। तो लिखेंगे LHS, क्या लिखना है? LHS बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा और क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन थीटा। हम क्या करेंगे? LHS को लेके चलेंगे। इस प्रश्न में क्या करेंगे? हम LHS को लेके चलेंगे और ऑटोमेटिक मैं क्या लेके आऊंगा? ध्यान से देखना, मैं क्या लेके आऊंगा? 1 बट्टा सेक स्क्वायर थीटा यदि चले आता है, LHS को लेके चलूंगा। 1 बट्टा सेक स्क्वायर थीटा यदि चले आता है तो ये सिद्ध हो गया, लिख दूंगा मैं सिद्ध हुआ, ठीक है। तो LHS लेके चला। ध्यान से देखिए, क्या हमने एक फॉर्मूला भी बताया था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, कहेंगे सर बिल्कुल लग रहा है, तो तोड़ दीजिए बस। तो a प्लस फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस राइट। ए की जगह पे अपना क्या है? 1 और बी की जगह पे अपना क्या है? साइन थीटा। तो फॉर्मूला ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पे अपना क्या है? साइन थीटा। तो साइन थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये बात आपके मस्तिष्क में गया? ध्यान से देखिए, हमने पहला चरण कंप्लीट किया। 1 का स्क्वायर 1 फॉर्मूला होता है, इन दोनों को मिला के किया हमने। ये भी a का मान है, सॉरी क्या हो गया, ये भी a का मान है, ये भी b का मान है। तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमने हमारा a की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह पे साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, ये भी साइन थीटा, याद रखना आपको। तो b की जगह पे साइन थीटा, तो फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा। अपना एक फॉर्मूला होता है, फिर से आपको देखना है, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। ये फॉर्मूला होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये हमें लाना था? नहीं, हमें ये नहीं लाना। कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लाना है। अपने पास एक और फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक थीटा। ये फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखिए, जब इसमें स्क्वायर लगा हुआ है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 1 बट्टा सेक थीटा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बट्टा सेक थीटा। इसमें स्क्वायर लगाए तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे, तो अपना फिर एक और फॉर्मूला बन गया कॉस थीटा बराबर 1 बट्टा सेक स्क्वायर थीटा। और अपने को यही लाना था, 1 बट्टा सेक स्क्वायर थीटा लाना था। तो ये प्रूफ हो गया। यहां पे लिख देना है LHS इज इक्वल टू
RHS सिद्ध हुआ। क्या लिखना आपको? LHS इज इक्वल टू RHS सिद्ध हुआ। ठीक, सिद्ध हुआ। और इस प्रकार अपना चौथा या पांचवा प्रश्न बन गया। ठीक, तो ये कौन सा प्रश्न है अभी मैं चेक कर लेता हूं। ये तीसरा था, ये चौथे नंबर का प्रश्न है, चौथे नंबर का। ठीक, ये चौथे नंबर का। अब हम लोग चलेंगे पांचवें नंबर के प्रश्न। ये पांचवें नंबर के प्रश्न है। अभी मैं टॉप 10 प्रश्न करने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब अगला प्रश्न आया अपना, क्या अपना अगला प्रश्न क्या है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं कि देखिए क्या है कि एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि कितना है? 30.8 सेमी है। उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एरिया ज्ञात करना। ठीक, तो सबसे पहला काम आपको लिखना है सॉल्यूशन। जिस तरह आप सॉल्यूशन लिखेंगे ना हो जाएगा। ठीक है, घबराना नहीं है, मैथ से घबराना नहीं है, मैथ से डरना नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले लिखना आपको सॉल्यूशन। और वृत्त की परिधि क्या है, जो सवाल में रहेगा उसको यहां से यहां तक उतार देना। ठीक, तो लिखना है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। क्या लिखना आपको? वृत्त की परिधि। ठीक है, लिखेंगे वृत्त की परिधि। क्या लिखना है? वृत्त की परिधि। और कितना है? तो 30.8 सेंटीमीटर। क्या हमने क्या किया अभी ध्यान से देखिए, हमने अभी सवाल में जो लिखा था उसे ही मैंने नोट बस लिखा है। वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि 30.8 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूंगा, अब एक फॉर्मूला होता है, परिधि का फॉर्मूला होता है। एक किसका फॉर्मूला होता है? परिधि। फॉर्मूला पहले देख लीजिए। फॉर्मूला अगर आपको गणित में याद नहीं है तो बहुत समस्या की बात है। एक होता है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। क्या होता है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि फॉर्मूला होता है 2 पायर। वृत्त की परिधि 2 पायर। यदि वृत्त का क्षेत्रफल बोले तो ये होता है पाई आर स्क्वायर। कितने विद्यार्थी को ये भी नहीं पता है कि आखिर परिधि होता क्या है और क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो देख ले जरा, जिसको नहीं पता। देखिए ये हमने एक सर्कल बनाया, ये सर्कल में जो आपको व्हाइट लाइन उजला 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 लाइन दिख रहा था ना, इसे बोलते हैं परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक, परिधि। इसके अंदर जो जमीन है, एरिया है, क्षेत्रफल है, इसे बोलते हैं क्षेत्रफल, एरिया। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। क्या ये आपका कंफ्यूजन दूर हुआ? अब हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक, ध्यान से देखना आपको। हम अब लोग क्या प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। देखिए इधर देखना। तो हमने लिखा वृत्त की परिधि 30.8 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि को हटा देना है, उसके नीचे लिख देना 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक, अब बराबर में 30.8 मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखना। ठीक, अब मैं यहां पे मान रखूंगा, दो ऐसे ही रहेगा, गुना का चिन्ह। पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान 22/7। अब कहोगे सर कि आर का मान कहां पे है, नहीं पता। अरे भाई आर का मान निकालना है, नहीं दिया हुआ है, तो आर का मान लिखेंगे जैसे का तैसे, क्योंकि मेरे भाई आर का मान ही हमें निकालना है। और ये 30.8 सेंटीमीटर को मैं इस तरह लिखूंगा। क्या यहां तक आपको समझ में आया? हमने अभी क्या किया, हमने वृत्त की परिधि के नीचे में लिखा 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक, दो इसी तरह पाई का मान 22/7 गुना आर की जगह पे आर रखा, 30.8 सेंटीमीटर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां से त्रिज्या निकालूंगा। क्या निकालूंगा? त्रिज्या, क्योंकि हमें क्या निकालना है? हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के फॉर्मूला में आर का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक, यहां से देखिए, अगर मैं दशमलव उड़ा दूं तो दशमलव यहां से उड़ाऊंगा, जहां दशमलव उड़ता है उसके नीचे एक बैठेगा, बटा आएगा, एक बैठेगा, एक संख्या, एक जीरो। तो अपना अगला संख्या क्या बना? अगला लाइन देखिएगा, 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर, ये 30.8 सेंटीमीटर अब नहीं रहा, ये बन गया 308/10 सेंटीमीटर। जब बीच में बराबर हो तो सामने सामने मतलब ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कटेगा, सामने सामने कटेगा। देखिए मैं 22 से काट रहा हूं, 22 को 308 से काटूंगा तो 22 से कम 22 और कितना 8 बचा, 30 है ना, तो 22 आया था, 8 बचा, 8 पे 8, अच्छा ये 8 पे 8 कितना हुआ 88, 22 चौक 88, कितना मरतबा है, कितना मरतबा काटा दोस्त, तो 14 मरतबा। ध्यान से, फिर 2 से काटूंगा, 2 7 14, ध्यान से देखिए, 10 को 8 से अगर देखिए
बीच में बराबर हो, बीम के रूप में, तो कोना कोनी गुना होगा कटने के बाद। अब कट ही नहीं रहा है, ये इसके साथ नहीं काट सकता। कितने विद्यार्थी कहेंगे सर साथ साथ काटिए, लेकिन मैं नहीं काट सकता। ये कोना कोनी गुना होता है, कटता नहीं। नीचे नीचे चाहे तो काट सकते, लेकिन यहाँ पे कटेगा नहीं। अब मैं कोना कोनी गुना करूंगा, 10 को 8 से गुना करूंगा तो 10 8 बराबर, 7 को 7 से गुना करूंगा तो 49 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर। आर का मान जैसे निकालूंगा 49/10 सेंटीमीटर। ये अपना त्रिज्या निकल गया। क्या निकला? त्रिज्या। अगर कोई वृत्त है तो ये इसका त्रिज्या निकाला, कितना कितना निकला? 49/10। क्या निकला? 49/10। अब क्या निकालना है? अब निकालना है अपने को एरिया। क्या निकालना है? एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्या निकालना है? एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस तरह लिखूंगा, इस तरह आपको लिखना है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखना है? वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान पुट कीजिए 22/7 गुना आर का मान हमने क्या निकाला? हमने निकाला 49/10। 49/10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। देखिए 22/7 ऐसे ही रहेगा, गुना का चिन्ह। होल स्क्वायर मतलब गुना में 2 मर्तबा होता है। चाहे तो आप स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर का मतलब गुना में 2 मर्तबा। तो यहां पे आपको लिखना 49/10 सेंटीमीटर गुना 49/10 सेंटीमीटर। देखिए हमने क्या किया, ध्यान समझना। हमने अभी 49/10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर था, तो होल स्क्वायर मतलब 2 मर्तबा गुना में, तो हमने 49/10 सेंटीमीटर गुना 49/10 सेंटीमीटर लिख दिया। अब मैं काटूंगा कोना कोनी, देखते हैं कौन किसके साथ कटेगा। 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 7 49। ठीक, और कट रहा है क्या कहीं पे? चेक कीजिए। यस, 2 से कट रहा है। 2 से मैं काट दूं क्या? 2 से अगर मैं काट रहा हूं तो 2 से काटूंगा तो ये 11 बन जाएगा। इसको 2 से काटूं तो 5 बनेगा। और कोई है जो कट रहा है? नहीं कट रहा है। अब मुझे लग रहा है कि नहीं कटेगा तो मैं गुना कर दूंगा। याद रहे 11 को 7 से गुना करना है, तो 11 7 77 गुना, इधर क्या हुआ? 49 बट्टा के नीचे क्या आएगा? 10 पंचे 50 आएगा। क्या आएगा? 50 आएगा। अब मैं क्या करूंगा? सिंपली गुना कर देना। आपको क्या कर देना है? गुना करना। क्या करना है? सॉरी, ये क्या हो गया? गुना करना। क्या करना है? गुना। देखिए अब करना है गुना। क्या करना है? गुना। देखिए यहाँ पे आपको गुना करना है। 49 को 77 से गुना करना है। 49 को, अब बहुत आंसर आ ही गया, आप कर लीजिएगा। ठीक है, 49 को 77 से गुना करना है, बट्टा में 50 देना है। यही इसका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है आपको? 49 को 77 को 49 से गुना करना है, यहाँ पे लिखना है, बट्टा के नीचे 10 देना है और आंसर ले आना। मैं ही कर देता हूँ। ठीक, तो ये 77 को अगर मैं 49 से गुना करूँ, कितने विद्यार्थी कहेंगे सर आप ही कर दीजिए? ठीक, तो यहां देख लीजिए, तो 9 7 63 को क्या हो जाएगा? 3, 63 को 3 हासिल 6 हो जाएगा। 9 7 63 और 63 6 कितना हो जाएगा? 69। हाँ बिल्कुल 69 69। फिर देखिए 7 चौक 28, 7 चौक 28 हासिल का कितना बचा? 2 बचा। ठीक, 7 चौक 28 हासिल का 2, 7 चौक 28 और कितना हो गया? 30। तो क्या हो जाएगा? 3 8 8 16 1 17 को 7 हासिल 1 और ये 7 3। यस बिल्कुल। तो ये क्या बन जाएगा? 37 73 बट्टा में 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो भाग दे सकते हैं, एनसीईआरटी में भिन्न के रूप में ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो भाग दे दीजिए। ठीक, आपका ज्यादा समय चले जाएगा इसलिए मैं भाग नहीं दे रहा हूं। भाग आप दे दीजिए और इसे दशमलव के रूप में ले आइए, वो शुद्ध आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये अपना 5वां प्रश्न था। कौन सा प्रश्न था? 5वां प्रश्न था। ध्यान से देख लीजिए एक मर्तबा, ये अपना 5वां प्रश्न था। ये रहा आपका, देखिए 5वां प्रश्न। अभी मैं 10 प्रश्न करने वाला हूं, तो बने रहिए अंत तक। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपना 6ठा प्रश्न, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अनुपातों B1/A2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करें कि निम्नलिखित युग्म समीकरण संगत है या असंगत है। संगत है या असंगत है। सबसे पहले मैं इस समीकरण को चेक करूंगा। अगर ये संगत हो जाएगा तो संगत लिख दूंगा, अगर ये असंगत होगा तो लिखूंगा असंगत। ठीक है, तो अपना सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन। इस तरह आपको लिखना है सॉल्यूशन। क्या लिखना है? सॉल्यूशन। इस तरह लिखना है सॉल्यूशन। ठीक, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है। ये फॉर्मूला लिख लीजिए। आप चाहे तो इस प्रकार का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, ABC/D/E/F। इस प्रकार का फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों सेम चीज। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। देखिए इसका x का गुणांक जो होता है वो a का मान होता है, ये b का मान होता है, ये a का मान, ये b का मान, ये c का मान। इसका जो x का गुणांक है वो d का मान, ये वाला e का मान और ये वाला हो जाएगा f का मान। किसका मान हो जाएगा? f का मान हो जाएगा। ध्यान से देखना आपको,
ए का मान कितना है, एक्स का गुणांक कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 बट्टा डी का मान कितना है 3, तो 3 देना है, ठीक है 3 देना है आपको, बराबर देना है बी का मान कितना है 2, तो 2 देना है बट्टा ई का मान कितना है, थोड़ा फास्ट में चल रहा हूं मैं 6 बराबर सी का मान कितना है, सी का मान चेक कीजिए यहाँ पे 3 है और बट्टा में 9, इसको काटना है, ये पहले से कटा हुआ है 2 इकाई 2 2 त्रिक 6 3 इकाई 3 3 दिया 9, कटने के बाद क्या बना 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। तीनों अगर बराबर हो जाए, तीनों अगर बराबर हो जाए तो वैसे आलेख संपाती होते हैं। अब समझिए थोड़ा सा, अगर कोई रेखा है उस पे ही अगर कोई रेखा आ गया तो उसे कहते हैं संपाती, क्या बोलते हैं संपाती। और ऐसे संपाती रेखा के अनंत हल होते हैं, क्या होते हैं अनंत अनंत। इसका कंडीशन होता है ए बी सी डी ई, सॉरी थोड़ा फास्ट में लिखा गया, देखिए क्या हो गया डी ई एफ बराबर देना है। अगर तीनों बराबर आ गया है, तीनों मान बराबर, तो उसे कहेंगे अनंत, और अनंत को ही, अनंत जो हल होता है उसके समीकरण युग्म को ही संगत कहते हैं। तो यहाँ पे होगा हलों की संख्या, हलों की संख्या, हलों की संख्या क्या हो जाएगा दोस्त, हलों की संख्या बराबर अनंत, क्या हो जाएगा अनंत। और समीकरण युग्म क्या होगा, समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, तो ये संगत हो जाएगा, क्या हो जाएगा समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, युग्म क्या हो जाएगा संगत। कौन सा आंसर होगा, कह रहा था संगत होगा कि असंगत होगा, तो जब बराबर होते तीनों तो संगत होता, समीकरण युग्म क्या होगा संगत। क्या लिखना आपको संगत, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये आपको समझ में आया, बड़ा ही आसान था। आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सेम चीज है, पहला ए का मान फिर बी का मान फिर सी का मान डी का मान ई का मान एफ का मान। फॉर्मूला देखिए कितना आसानी से लिखना, ए बी सी डी ई एफ बट्टा देना है बराबर लगा देना, ए का मान 1 बी का मान बी का मान 2 6 और हमने काटा, बहुत बड़ा ही बेसिक है ये। और यहां से हमने लिख दिया हलों की संख्या अनंत, और अनंत हल होते हैं वैसे समीकरण युग्म को क्या बोलते हैं संगत बोलते हैं। क्या कहते हैं संगत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कहां चलेंगे, अगले प्रश्न की ओर। तो ध्यान से देखना है अगला प्रश्न, आपको बड़ा ही ध्यान से देखना है अगला प्रश्न। देखिए अपना अगला प्रश्न देखिए, ये आ गया, यस ये एपी से आया है, तो ये अपना 7वां प्रश्न है जो कि एपी से आया है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी से। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको सॉल्यूशन लिखना, सबसे पहला काम सॉल्यूशन लिखना, ठीक। और देख लीजिए पढ़िए आप सवाल, 2 + 7 + 12 प्लस ये डॉट 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 बहुत आगे तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है 122 तक, इसी तरह आगे 122 तक बढ़ेगा। तो योगफल ज्ञात करें इन संख्याओं का योगफल। यदि आपको 2 7 और 12 का योगफल बोले तो आप एकदम जोड़ लीजिएगा, 7 2 9, अब 12 कितना हो जाएगा 21 होगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 12 कितना का रेंज चल रहा है, देखिए 5 बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे क्या होगा पता है आपको, यहाँ पे 17 होगा, फिर 17 के बाद क्या होगा पता है आपको, 17 के बाद क्या हो जाएगा 22, 5 5 का सार्व अंतर चल रहा है। इसी तरह करते 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 कहां तक जाएगा 122 तक। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, योगफल निकालना है। क्या निकालना है, योगफल। तो योगफल निकालने का अपना जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले का नाम है Sn बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 d। ये अपना योगफल निकालने का फॉर्मूला होता है इस चैप्टर में, समांतर श्रेणी में योगफल निकालने का फॉर्मूला। लेकिन हम योगफल कब निकाल पाएंगे, हम योगफल कब निकाल पाएंगे, जब हमें पता होगा कि आखिर कितने पदों का योगफल निकालना है। यहां पर S से होता है सम मतलब जोड़, और N4 होता है नंबर। अगर जब तक हमें नंबर नहीं पता होगा, कितने संख्या है, कितना पद है, जब तक हमें पद नहीं पता होगा तो कैसे निकाल पाएंगे। यहां पे पद नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं ये फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करूंगा। इनसे पहले भी एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं Tn बराबर, अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगा करके निकालूंगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपको सबसे पहले nवां पद ले लेना, इस तरह nवां पद पता कर लेना है। तो सबसे पहले यहां लिखूंगा मैं, क्या है ये, आपको एपी लिखना, क्या है 2 + 7 + 12 प्लस डॉट 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 100 कितना है 22, कितना है 122। ध्यान से देखना है, हमको कौन सा फॉर्मूला चाहिए, Tn वाला फॉर्मूला। तो सबसे पहला एक होता है प्रथम पद, क्या होता है प्रथम पद। समांतर श्रेणी में प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं और पहला वाला मान को प्रथम पद बोलते हैं, ठीक। एक होता है सार्व अंतर, एक होता है सार्व अंतर, एक होता है सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, डी से डिनोटेट करते हैं, ठीक। आगे वाले में से पीछे वाले को घटाना पड़ता है। तो 7 में से मैं 2 को घटा दूं, 7 - 2 5 होगा। थोड़ा सा आप दिमाग में लगाइए,
2 के बाद 7 हुआ, कितना बढ़ा हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, तो 5 इंक्रीज हुआ, 5 बढ़ा है। फिर 7 के बाद 12, फिर 5 बढ़ा, तो 5 का डिफरेंस चल रहा है। हमने 2 चीज पता कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जाके रुक रहा है, तो ये अंतिम पद है। तो टी एन का मान कितना है 122। कितना हो गया 122। हमें क्या निकालना है, हमें एन निकालना है। तो आपका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला टी एन बराबर एन, आपका जो फॉर्मूला है टी एन बराबर एन प्लस, एन प्लस नहीं, एक मिनट, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये अपना फॉर्मूला है टी एन बराबर। तो टी एन का मान कितना है 122, कितना है 122, ठीक। ए का मान कितना है 2 प्लस एन का मान नहीं पता, ठीक। एन हमें निकालना है, एन माइनस 1 मैं ऐसे ही लिखूंगा, और डी का मान कितना है 5, मैं 5 को यहां दूंगा ऐसे। क्या ये आपको समझ में आया, क्या ये आपको समझ में आया? हमने सबसे पहले टी एन वाला फॉर्मूला लगाया, टी एन का मान 122, ए का मान 2, एन माइनस 1, एन का मान नहीं पता तो एन माइनस 1 को मैंने जैसे का तैसे लिखा, और डी का मान 5, डी का मान 5। अब देखिए 122 को ऐसे ही लिखूंगा, और क्या करना है आपको, 2 ऐसे ही लिखूंगा। ये 5 इसके साथ में गुना होगा, ये 5 इसके साथ में गुना होगा, तो 5 को n से गुना करूंगा 5n माइनस 5 को 1 से गुना करूंगा 5। अब क्या होगा देखिए 122 ऐसे ही रहेगा, और माइनस 5 में से 2 दिया तो क्या बचेगा, ये -3 प्लस 5n को मैं ऐसे ही लिखूंगा। -3 को इस साइड भेज दूं तो क्या हो जाएगा दोस्त, 122 पहले से है, इस साइड में भेज दूं तो माइनस से हो जाएगा +3 बराबर में 5n। ध्यान दीजिए ये 122 और 5 कितना हो जाएगा 125 बराबर में 5n। ये जैसी मैं n का वैल्यू निकालूंगा 125 ऐसे ही रहेगा, जो गुना में होता है वो बट्टा के नीचे चले जाता है, जो गुना में होता है वो बट्टा के नीचे 5 जाएगा, और 5 से काटूंगा तो n का मान 25 हो जाएगा। मतलब सुनिए अब क्या हुआ, अभी हमने योगफल नहीं निकाला, अभी केवल हमने ये पता किया है कि 2, 7, 12, जैसे 12 होते होते 3 पद हो गए, 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो उसी तरह 122 होते होते कितने पद होंगे, तो 122 होते होते टोटल 25 पद हो जाएगा। कितना 25 पद। अब हमें पता चल गया कि कितने पदों का सम करना है, तो 25 पदों का सम करना है। एस एन का अब फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा, मैं थोड़ा सा इसे थोड़ा सा मैं साइड करने का कोशिश करता हूं। ध्यान दीजिए अब मैं कौन से फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, एस एन, आपको इस तरह लिख लेना है, इस तरह। अब मैं लिखूंगा एस एन बराबर, फॉर्मूला क्या है, n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी, ये अपना फॉर्मूला है, ठीक है। एस ऐसे ही रहेगा, n कितना हो गया, n का मान चेक कीजिए 25, तो 25 देना है। इसका मतलब ये होता है कि 25 पदों का सम कर रहे हैं, 25 पदों का जोड़ कर रहे हैं, ठीक। n का मान कितना दीजिए 25 बट्टा में 2 दीजिए, ठीक। 2 ऐसे ही रहेगा, गुना का चिन्ह। a का मान चेक कीजिए, a का मान कितना था अपना 2 था, प्लस n का मान कितना है 25 माइनस 1 ऐसे रहेगा, n का मान 25 माइनस 1 का -1 गुना d का मान कितना था, कॉमन डिफरेंस 5, बड़ा ही आसान होता है, ध्यान से देखिए आप, ठीक। S25 ऐसे ही रहेगा, ठीक। 25 बट्टा 2 को अभी कुछ भी नहीं करेंगे, 2 दूना का कितना होगा 4, प्लस 25 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, 25 में से 1 गया तो 24 हो जाएगा, और 24 को 5 से डायरेक्ट गुना कर दूं क्या मैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा 1-2 लाइन बच जाएगा। देखिए 25 में से 1 गया तो 24, और 24 को मैं 5 से गुना करूंगा, 24 को 5 से गुना करना है, 24 को 5 से गुना करना है, 25 को 24 को 5 से गुना करना है, तो 120 होगा। कैसे, 20 पंचे 100 और 4 पंचे 20, तो 100 और 20 कितना होगा 120, कितना हो गया 120। देखिए कितना आसानी से निकल गया। S25 बराबर 25 बट्टा 2 ऐसे ही रहेगा, क्या ब्रैकेट मीन्स गुना नहीं होता, बिल्कुल होता है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 120 और 4 कितना होगा 124, क्या हो गया 124। इन दोनों को क्या कर लीजिए, इन दोनों को काटिए, 2 से काटेंगे 2 छक्के 12 और 2 दूना 4, तो कितना आ गया 25 गुना 62, क्या हो गया 25 गुना 62। S25 क्या होगा 25 गुना 62। अब मैं क्या करूंगा, गुना करूंगा, क्या करूंगा गुना, 25 को 62 से गुना करना, 25 को 62 से, 62 को 25 से सेम चीज है, 5 दूना 10 को 0 हासिल 1, 6 पंचे 30 और 31 हो गया, 4 6 दूना 12, 0 5 5 1 कितना हो जाएगा दोस्त 1550। अब सुनिए 1550 इसका सही आंसर हो जाएगा। सुनिए एक मिनट, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले मैं थोड़ा सा छोटा करने का प्रयास करता हूं। देखिए हमने क्या किया, ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले, ठीक,
हमने सबसे पहले n का मान निकाला। n कौन से फॉर्मूले से, tn से हमने सबसे पहले n का मान निकाला। और कितने पद हैं, n मतलब पद, n पद कितने, तो 25 पद। और इसका इस्तेमाल करते हुए हमने किसका फॉर्मूला क्या निकाला, तो हमने Sn निकाल लिया। हमने क्या निकाला, Sn। चेक कीजिए यहाँ पे हमने Sn निकाला। Sn का मतलब होता है संख्याओं का योगफल। अगर मैं यहाँ से 122 तक की सभी संख्या को जोड़ दूं तो ये 1500 कितना बनेगा दोस्त, 50 बनेगा। तो ये अपना 7वां प्रश्न था। अब हम लोग बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर, बने रहिएगा 10वें प्रश्न तक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लास्ट में एक प्रश्न मैंने ऐड किया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। ये हर साल चले आते घूम फिर करके ये प्रश्न। ये कौन सा प्रश्न है अपना, तो ये प्रश्न हो गया 8वां प्रश्न। ये पहले चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर है। ठीक, इसका मौसा निकालना है कौन से विधि से, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसका बड़ा ही सिंपल आसान होता है, ध्यान से देखना। आपको एक मर्तबा देखेंगे ना समझ में आ जाएगा, कोई भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा बड़े पूर्णांक, क्या लिखना पड़ेगा आपको, बड़े पूर्णांक से क्रिया का प्रारंभ करने पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले लाइन में हमने क्या किया, हमने लिखा बड़े पूर्णांक से क्रिया का प्रारंभ करने पे। हमारे पास दो पूर्णांक है, एक 135 एक 225। तो बड़े पूर्णांक से क्रिया मतलब काम स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमने लिखा। क्या ये आपको समझ में आया, क्या ये बात आपके मस्तिष्क में गया। ठीक, अब नेक्स्ट आगे देखिए। अब क्या करना है आपको, अब करना है, अब एक फॉर्मूला होता है जो कह रहा है वही लिखना है यूक्लिड एल्गोरिथम। क्या लिखना है, यूक्लिड एल्गोरिथम। क्या लिखना आपको, यूक्लिड एल्गोरिथम से, जिससे कहेगा उसी से। फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ये कंडीशन आपको लिख देना 0 से बड़ा बराबर r से बड़ा b। कितने मर्तबा एग्जाम में ये चीज आपको ऑब्जेक्टिव में चले आते हैं ये कंडीशन। तो याद रखना है, जो आपका ये r का मान होगा ना वो 0 से बड़ा भी होगा बराबर भी होगा। r मतलब शेष, ठीक है, r मतलब शेष होता है। ठीक, तो r का मान जो होगा वो 0 से बड़ा भी होगा बराबर भी होगा, और b से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। b से हमेशा छोटा होगा। ये कंडीशन याद रखिएगा मेरे दोस्त। अब मैं स्टार्ट करूंगा। हमने सबसे पहले बोला क्रिया का प्रारंभ करने पे बड़े पूर्णांक से। तो बड़ा पूर्णांक अपना क्या है, अपना है बड़ा पूर्णांक 200 कितना है 25। तो हमने लिखा 225। क्या लिखा, 225 बराबर देना है, क्योंकि अपना फॉर्मूला a बराबर b क्यू प्लस r है। ये बन जाएगा, इसे बोलेंगे भाज्य। क्या बोलेंगे, भाज्य। a मतलब भाज्य। तो भाज्य का मान कितना 225 और भाजक का मान कितना बनेगा 135। मैं आपको बड़ा ही आसान तरीका बताता हूं। 225 में कितना से भाग लगाना, 135 से भाग लगाना। अगर मैं 2 मर्तबा में लगाऊं तो कितना हो जाएगा 135 गुना 270। लेकिन यहाँ पे तो कम है, आपने बचपन में भाग लगाया होगा, भाग में ज्यादा नहीं ले सकते, कम ले सकते हैं। तो 135 को 1 मर्तबा पढ़ेंगे तो 135, 2 मर्तबा नहीं लेना। ठीक, 5 में से 5 गया 0 नहीं जाएगा, 2 में से 5 आएगा, 12 में से 3 गया तो कितना बचा 9, ये खत्म 90। अब देखिए हमने 225 में 135 से भाग लगाया, तो जिसमें भाग लगाते हैं उसे a बोलते हैं। हमारा फॉर्मूला a बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, तो a की जगह पे 235 दिया हमने। उसके बाद b की जगह पे क्या दिया, a की जगह पे 225 दिया, b की जगह पे 135 दिया, गुणा का चिन्ह देंगे। और q के जगह पे q मतलब भागफल 1 देंगे। क्या हो जाएगा 1 देंगे, प्लस r का मान कितना हो जाएगा, चेक कीजिए, r का मान 90 हो जाएगा, r का मान 90 हो जाएगा। क्या ये पहला लाइन आपको समझ में आया। ये बड़ा ही आसान लाइन था, ध्यान से समझना था आपको। ठीक, देखिए क्या किया हमने। अब मैं क्या करूंगा, अब क्या करना है, ये वाला जो है, ये जो भाग क्या है, ये क्या है, ये भाजक है, वो बन जाएगा, अब भाज्य बन जाएगा। ये यहां चले आएगा बराबर, जो शेष फल है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा भाजक। ये आ जाएगा 90। कैसे हुआ, ध्यान से, ये यहां चले आएगा, ये यहां चले आएगा। फिर आगे स्टार्ट करेंगे। 135 में हम कितना से भाग लगाएंगे, अब 90 से भाग लगाना है। तो 90 का ही मतलब 90 कितना मतलब कट रहा है, कितना बच रहा है 45 ना, यस 45। तो ये भागफल हुआ, तो गुना करके 1 देंगे, प्लस गुना करके 1 देना। ठीक, और जो शेष होता है उसको प्लस करके लिखना है, प्लस करके लिखना है। सेम प्रोसेस, सेम नियम, फिर से ये 90 यहां चले आएगा बराबर, ये 49 यहां चले आएगा। ठीक,
सॉरी 49 नहीं 45 था ना, यस 45 था, क्या था 45 था, 45, ये 45 यहाँ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भाग देने का कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए भाग दे रहा हूँ। 45 से भाग दूंगा तो 45 दूना 90, बिल्कुल कट गया, शेष 0। जब तक शेष शून्य ना आ जाए तब तक क्रिया का प्रारंभ करना है। तो मैंने 2 मर्तबा में गुना किया तो शेष 0 आ गया, 2 मर्तबा में गुना किया तो क्या आ गया, शेष 0 आ गया। ध्यान समझना आपको, इस तरह के मौसम में जो कि भाग एल्गोरिथ्म, भाग लेमा जिसको बोलते हैं, इसमें जब तक शेष शून्य ना आए तब तक आपको क्रिया करते रहना है। यहाँ पे शेष शून्य आ गया है, जिस लाइन में शून्य आएगा उस लाइन का जो भाजक होता है वो अपना आंसर हो जाएगा, उस लाइन का भाजक क्या हो जाएगा, आंसर। अब लिखना आपको इस तरह लिखेंगे, इस तरह आपको लिखना है, उसके नीचे लिखना शेष शून्य आ गया है, शून्य आ गया है, आ गया है, आ गया है, अतः क्रिया का अंत करेंगे। इस तरह क्रिया का अंत हुआ, या फिर लिखेंगे क्रिया का अंत हुआ, क्रिया का अंत हुआ, क्रिया का अंत हुआ। मौसा निकालना था ना, किस किस का मौसा निकालना था, चेक कीजिए, किसका निकालना था, 135, 225 का कितना आया मौसा, 45। ये अपना 45 करेक्ट आंसर हो गया। ये मौसा हमने मौसा निकाला है कौन से विधि से, तो भाग लेमा, जिसे भाग एल्गोरिथ्म भी कहते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, तो आप, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है। देखिए ये आ गया हमारा द्विघात समीकरण से। कौन से समीकरण से, द्विघात समीकरण में। इसमें विवेचक निकालना है और मूलों की प्रकृति बताना है। मैं कुछ आपको समझाना चाहता हूं। यदि मैं विवेचक निकालूं, विवेचक मतलब बी, जिसको विविध कर भी बोलते हैं, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालूं और वो 0 से बड़ी संख्या आ गया, बड़ी मतलब 0 से बड़ी होने का मतलब 3, 5, 7 कुछ भी आ गया एक्सेट्रा, ठीक है, 0 से बड़ी संख्या आ गया तो उसे मैं कहूंगा वास्तविक। क्या कहूंगा, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, मतलब उसके जो मूल निकलेंगे वो दोनों असमान होंगे, अलग अलग होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आ गया, 0 के बराबर आ जाना मतलब 0 आ जाना, तो मैं क्या कहूंगा, ये भी होता है वास्तविक। क्या होगा, वास्तविक और समान। क्या होगा, समान। इसके जो मूल निकलेंगे दोनों बिल्कुल समान होंगे। एक और कंडीशन देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से छोटा हो गया तो ये अवास्तविक, अवास्तविक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अवास्तविक, वो अवास्तविक। और इस प्रकार के जैसी मैं मूल निकालूंगा तो ये बन जाएगा इमेजिनरी नंबर, मतलब काल्पनिक नंबर। और जैसी अवास्तविक हो जाए तो आपको मूल नहीं निकालना है, आपको वहीं तक छोड़ देना है, ठीक। तो अभी मैं चेक करूंगा, अभी हमें मूल नहीं निकालना है, केवल मूलों की प्रकृति पता करना है। तो मूलों की प्रकृति पता करने के लिए आपको विवेचक का मान पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं समीकरण लिख लेता हूं। क्या है अपना समीकरण, क्या है अपना समीकरण, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे अपना समीकरण क्या इस तरह लिखना है, सॉल्यूशन, इस तरह लिखना है सॉल्यूशन, इस तरह लिखना है आपको सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए समीकरण क्या अपना समीकरण है 3y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1/3 बराबर में 0। पहला वाला मान जो होता है y स्क्वायर का, कितने विद्यार्थी अगर इस प्रकार रहेगा ना तो कितने विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं क्या है पता है। देखिए आइए मैं बताता हूँ। यहां से अगर मैं पूछूं तो वो बोल देते हैं कि सर a का जो मान होगा वो -2 होगा, b का मान 3 होगा और c का मान 1/2 होगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको नहीं देखना कि सबसे पहले कौन है, नहीं, आपको y स्क्वायर देखना है। अगर चर के रूप में x है तो x को देखना है। y स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है, y का जो गुणांक होता है वो b का मान होता है, और जिसके साथ कोई भी चर नहीं होता, अचर पद होता है, वो c का मान होता है। कंफ्यूज नहीं होना आपको एग्जाम में, ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ा सा कंफ्यूज होइएगा ना पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, ठीक। तो a का मान हम देखिए पहले नहीं देख रहे हैं कि पहली संख्या कौन है, वो नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि y का स्क्वायर का गुणांक कौन है। तो y स्क्वायर के बगल में कौन है 3, तो a का मान हो जाएगा। b का मान कौन होगा, y के बगल में -2 है तो b का मान और c का मान 1/3। यहां से मैं निकालूंगा विवेचक। क्या निकालना है, विवेचक। क्या निकालना आपको, विवेचक को d से डिनोटेट करते हैं, डी से, ठीक है। फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर। ये फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू चेक कीजिए, बी का मान कितना है, बी का मान -2, तो -2 स्क्वायर का स्क्वायर
माइनस 4 गुना ए का मान कितना है 3 गुना सी का मान कितना है 1/3। खत्म नहीं हुआ क्या? क्या आपको काटना नहीं आता? ये 3 कटेगा नहीं, माइनस का स्क्वायर प्लस, ठीक, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, प्लस नहीं भी दीजिएगा नहीं चले, कुछ दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, यहाँ क्या बनेगा माइनस का माइनस, 4 को 1 से गुना करूं 4 और 4 4 ये कट गया। कौन सा कंडीशन फॉलो हुआ? बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हुआ? 4ac किसके बराबर हुआ? 0 के बराबर हुआ। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा तो क्या होगा? तब होगा वास्तविक। क्या होगा? वास्तविक। वास्तविक और समान। क्या होगा? समान। तो आपको क्या पूछ रहा था? आपको पूछ रहा था मूलों की प्रकृति। आइए यहां पे समझते हैं। अब हम लोग कह रहा था विवेचक निकालने, हमने विवेचक निकाला 0 आया। क्या आया? विवेचक 0। फिर मूलों की प्रकृति पूछ रहा था, जो मूल है उसका गुण क्या होगा? तो मूल का गुण ये है कि वो रियल नंबर होगा। वो जो आंसर निकलेगा वो वास्तविक संख्या होगा और उसके जो 2 मूल होंगे, 2 आंसर होंगे वो समान होंगे। अगर एक -3 आया है तो वो भी -3, दोनों सेम होंगे। ये हमारा था कौन सा प्रश्न? देखते हैं। ये मेरा 9वां प्रश्न था, 9वां। ये रहा आज का 10वां प्रश्न। कौन सा? 10वां और अंतिम प्रश्न। 10वां और अंतिम प्रश्न ये भी द्विघात समीकरण दोस्त। ये आज अपना अंतिम प्रश्न है जो कि एग्जाम के दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट हमने प्रश्न बताया है। इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसे रिवीजन कीजिए, ठीक है। फिर देखिए सवाल में कह रहा है कि ये अपना एक बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है? ज्यादा घात 2। अगर किसी बहुपद का सार्वधिक घात 2 हो तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ये द्विघात बहुपद है। क्या है? द्विघात। इस तरह आपको लिखना सॉल्यूशन, ठीक है। ये बड़ा आसान होता है। 2 नंबर आपको हम पता नहीं इतने फ्री में कैसे मिल रहे हैं। सॉल्यूशन आपको शून्यकों का योग लिखना है। क्या लिखना है? शून्यकों का योग और गुणनफल। सबसे पहले मैं बहुपद लिख लेता हूं। क्या है बहुपद? 2x² - 8x + 6 इसको मैं 0 के बराबर कर देता हूं। 0 के बराबर मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। ये अपना द्विघात समीकरण बन गया जिसे द्विघात बहुपद भी बोल दिया जाता है। देखिए ध्यान दीजिए, यहां से ये a का मान होता है तो a बराबर क्या हो जाएगा? 2। ये b का मान शुरू वाला मैंने देख रहा, x² का गुणांक a का मान, x का गुणांक -8 b का मान और जिसके साथ x ना हो वो क्या हो जाएगा? c का मान। ध्यान दिए आप? क्या ध्यान दीजिए। अब हमें शून्यकों का योग तो इस तरह लिखना है। शून्यकों का योग इस तरह लिखना आपको। शून्यकों का योग या फिर योगफल। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। देखिए b का मान कितना है? फॉर्मूला वाला माइनस को नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है। b का मान चेक कीजिए -8, तो ये वाला -8। देखिए मैंने क्या किया, b का मान -8 और ये फॉर्मूला वाला माइनस बट्टा के नीचे a का मान कितना है? 2 है। चेक कीजिए यहाँ पे माइनस माइनस गुना होके प्लस, प्लस नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा और ये 8 का 8 बट्टा 2 कट कितना हो गया? 4। तो शून्यकों का योग कितना हो गया? 4, 4 हो गए। शून्यकों का योग कितना आया? 4। शून्यकों का योग थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूं। शून्यकों का योग कितना आया दोस्त? ध्यान से देखिए शून्यकों का योग, हमने शून्यकों का योग निकाला अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b का मान कितना है? -8। b का मान -8 और ये माइनस हमने फॉर्मूला वाला दिया। माइनस माइनस गुना हो के प्लस, जो कि नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। तो 8 बट्टा 2 से काटा हमने 4। अब एक और चीज निकालना है। क्या निकालना है? शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालना है? गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c का मान कितना है? 6 और a का मान कितना है? 2 कट के आ जाएगा 3। तो दोस्त ध्यान से देखना था, हमने शून्यकों का योग निकाला अल्फा प्लस बीटा बराबर उसका मान 4 आया और शून्यकों का गुणनफल 3। इस प्रकार आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो हमने आज के इस वीडियो में 10 प्रश्न किया है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें उम्मीद है कि आप इन 10 प्रश्न को अपने कॉपी में बढ़िया से नोट कर लीजिए और इसे रिवीजन कीजिए। ये आपके एग्जाम के दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।